हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। जो नया पैटर्न 2027 का है, उस हिसाब से जो पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा। जब तक आपको दुश्मन का पता नहीं होगा तब तक आप कभी भी दुश्मन पर विजय हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में नए पैटर्न के हिसाब से पेपर कैसा बनेगा, निबंध कैसा देगा, आप में जो प्रार्थना पत्र था वो कैसा आएगा। ठीक है, आपको बहुत चीजें, कैसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे गद्यांश आएंगे, कैसे पद्यांश आएंगे और क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। देखो बच्चे, ये है 2027 बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित गेस पेपर। ये बच्चा क्या है, आपके गेस पेपर। अगर आपका भी सपना 2027 में 95% लाने का है तो आपका सपना पूरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर, इसमें बोर्ड एग्जाम के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो का, इस पेपर का कोड मैंने 801 FD ले रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपके एग्जाम हाल में मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है एंड यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। इस पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा बच्चा आपका, वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से 3 घंटे इस पेपर को हल करने के लिए एंड 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और जो पूर्णांक होता है वो 70 का होता है, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है। बच्चे, यहाँ पे दे रखा है नोट में दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, यानी कि आपको इस पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है और उस 15 मिनट में आपको पेपर जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं और इस निर्देश को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र आपको 2 खंडों में विभाजित है। पहला आपको खंड अ देखने को मिलेगा एंड दूसरा खंड ब में विभक्त है। खंड अ में आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेंगे एंड खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला या चिन्हित करना है। देखिए, तीसरे निर्देश को बड़ा ध्यान से समझना और इस वीडियो को लाइक कर देना जितने भी बच्चे क्लास 10th में हो 95% लाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे मेन चीज है कि आपको खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और उनका उत्तर आपको OMR सीट पे दिया जाना है। और इसके लिए टोटल 1 घंटे का समय भी आपको दिया जाएगा। और OMR सीट को भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। आपको बच्चा किसी भी तरह का जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। आपको कभी भी जेल पेन का उपयोग OMR सीट को भरने के लिए नहीं करना है। बाल पॉइंट पेन, जिसे डार्ट पेन कहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे चौथा निर्देश दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे। यानी कि खंड अ में जो निर्देश दे रखा है उसे पढ़ना है और आपको जो करेक्ट होता है उसे ही OMR पे टिक करना है। OMR पे आपको उत्तर पत्र पे उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आप कदापि नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया बी वाला, तो अब आप इसे काट नहीं सकते, इसे मिटा नहीं सकते, इस पे व्हाइटनर नहीं चला सकते हो। एंड यहाँ पे 5वां निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा बच्चा कि खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर आपको एक साथ ही देना है।
अब यहाँ पे लास्ट निर्देश देता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए और जो प्रश्न आपको ना आता उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। ये रहे आपकी कुछ बहु निर्देश, ठीक है। अब इसके बाद आता है खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चा आपको सबसे पहले मिलेगा खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको OMR शीट पे दिया जाना होता है। इसमें सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है शुक्ल युग है, द्विवेदी युग है, शुक्लोत्तर युग है, भारतेंदु युग है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि गबन की विधा है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की काफी प्रसिद्ध रचना है और ये क्या है? तो बच्चा ये जो है एक उपन्यास है। गबन क्या है? एक उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की काफी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि कलम का सिपाही कृति है, धर्मवीर भारती की है, अज्ञे की है, जैनेन्द्र कुमार जी की है, अमृत राय जी की है। तो यहाँ पर जो कलम का सिपाही कृति है ये अमृत राय जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी विधा की बात करें तो ये जीवनी विधा है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, यानी शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1850 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो 1919 से 1938 तक के समय को जो है शुक्ल युग की समयावधि माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साकेत रचना है महादेवी वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो बच्चा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। ये महाकाव्य है और इसके लिए इनको जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, प्रगतिवादी युग की हैं, द्विवेदी युग की हैं, छायावाद युग की हैं, प्रयोगवाद युग की हैं। तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा लहरी रचना है, पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, मतीराम की है। तो ये पद्माकर की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो क्या है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे दे रखा 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1918 से 1950 ईस्वी तक, या 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल को हम मॉडर्न युग कहते हैं बच्चा। तो मॉडर्न युग 1843 से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब बच्चे बहुत सारे निहार मारकर चले आएंगे, उनको ये लग रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पे निहार है, सांध्य गीत है, युगांत है, दीपशिखा है। ये तीनों महादेवी वर्मा का रचना है, लेकिन युगांत जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए बच्चे यहाँ पे आप में दो रस है, एक तो हास्य हो गया और दूसरा करुण हो गया, दूसरा करुण रस हो गया। ये दो ही रस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और दो ही रस आपके एग्जाम में है। हास्य का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये ऐसे पूछेगा, करुण का पूछेगा तो शोक और हास्य का पूछेगा तो हास। और इसके अलावा
ये एक और तरीके से पूछता है, इसका एग्जाम्पल दे देगा हास्य रस का। उसमें हंसी होगा या बिंद के वासी उदासी तरपो व्रतधारी वाला होगा, या तो करुण रस का एग्जाम्पल दे देगा, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विगल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो उसमें पूछ देगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसी तरह से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घास नहीं हास है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चे यहाँ पे उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मनुष्य के मन से की गई है। जहां पे तुलना या समानता की जाती है बच्चा, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपका कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप में दो छंद है, एक तो सोरठा है, ठीक है, एक सोरठा छंद है, और एक जो है एक रोला छंद है। ठीक है, रोला जो होता है ये दोहे का सटीक उल्टा होता है। इसमें 13-13 मात्राएं होती विषम में, तथा 11-11 मात्राएं होती, 11-11 13-13। सोरठा में 24-24 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। इस तरह से पूछ देगा कि सोरठा छंद में के प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। और कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इस सिचुएशन में आपको मात्रा गिनने का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप छंद बता पाओगे कि कौन सा है। इसके बाद आपका सोरठा छंद में कितने चरण है ये पूछ रखा है। तो बच्चा चाहे सोरठा हो चाहे दोहा हो, दोनों में कितने चरण हैं, 4 चरण होते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर यहाँ पर बच्चा मैं उपकार लिखूं और आपसे पूछूं कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो शुरू के 2 के अक्षर आपके ये बन जाते हैं उपसर्ग। क्या बन जाते हैं, उपसर्ग। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपका उप वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि त्वई किस विभक्ति और वचन का रूप है। ठीक है, तरोई की बात नहीं की जा रही, त्वई द्वितीया एक वचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, सप्तमी एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वई है ये सप्तमी एक वचन का रूप है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हानि लाभ में समास है। यहाँ पे जब भी 2 शब्द यहाँ पर हम लिखूं, यहाँ पर माता, ठीक है, माता, और इस तरह का डैश लगा दूं और पिता, तो यहाँ पे जो छंद बनेगा इस तरह का डैश दिखेगा। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके द्वंद्व समास पे टिक कर देना है। किस समास पे, द्वंद्व समास पे बच्चा आपको टिक कर देना है। अगर कभी कभी ये पूछ देगा हानि और लाभ का समास विग्रह कीजिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस वाले डैश को हटाकर यहाँ पे और शब्द जोड़ दोगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। माता और पिता, ये इसका समास विग्रह हो गया। ठीक है, आप में जो है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक, ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन तीनों को तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि मछली का पर्यायवाची होगा, द्विज होगा, मीन होगा, रसना होगा कि मूड होगा। तो यहाँ पे मीन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 की 5, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका 18 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपका कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2, 4, 3, 8। तो वाक्य के जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दे रखा और लास्ट बहुविकल्पी है कि अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अभिकारी पद को अन्य नाम अव्यय पद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, इसका आंसर शीट पे लिखना है, और यहाँ से आपको सिर्फ 50 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स आपके बहुविकल्पी के आते हैं और 50 नंबर में जो है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे यहाँ पर तो 50 नंबर का आता है, लेकिन यहीं से बच्चे 30 नंबर, 35 नंबर, 25 नंबर ऐसे लाते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का आंसर कैसे लिखोगे, हल कैसे करोगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले।
यहाँ पे 21 नंबर पे दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। आपको 2 ठो गद्यांश देता है, एक ये देगा, एक इसके नीचे अथवा करके देता है। किसी एक का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है बच्चा आपका कि सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये किस पाठ का है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके राइटर यानी लेखक कौन है। तो बच्चा मैं आपको बताऊं कि इसको आपको जानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तो कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी जैसे अश्वारोही मिलेगा, सहसा मिलेगा, ठीक है, झोपड़ी मिलेगा, और इस तरह से चीजें मिलेगी। तो ये जो पाठ है आपका, ये ममता नामक पाठ है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है 10th में। और इसके जो लेखक है बच्चा, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाराणसी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। आज भी इनकी पीढ़ी जो है वहां पे। सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1889-90 में। अब इसके बाद 2 चीजें पता हो गया, एक पाठ और लेखक। तो अब आसानी से इसकी इनके जो है संदर्भ को आप लिख लोगे, ठीक है। आप YouTube पे सर्च कर लेना कि संदर्भ कैसे लिखे अरिहंत लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दे रखा बच्चा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गद्यांश के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, यानी मैं जिंदगी भर अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से डरी हुई थी। थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर आजीवन की जगह मैंने क्या लिख दिया, जिंदगी भर लिख दिया। झोपड़ी के खोदे जाने के यानी गिराए जाने के डर से डरी हुई थी। भगवान ने सुन लिया, आज मेरे उस भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ, अब मैं इसे छोड़कर चली जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। वो सहसा से कहती है कि मैं अब छोड़कर इसे चल जाती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा मर्जी हो तो मकान बनाओ या महल। मैं अपनी चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, अब मैं सदा के लिए चली जाऊंगी और यहाँ वापस नहीं आऊंगी, ठीक है। ऐसे इसकी व्याख्या लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं अथवा वाला। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अथवा में दे रखा है, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले आपको संदर्भ पूछ रखा है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसे भी कर लेना। इसमें भी आपको पाठ और राइटर यानी लेखक के नाम पता होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो संदर्भ लिखोगे बच्चा। ये पाठ जो जब आप इसे पढ़ोगे तो इसमें आपको स्वभाव वगैरह आता है, मित्रता पाठ का है। और इसके लेखक आप जानते हो, बहुत ही फेमस लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। ये हो गया, ठीक है बच्चा। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले 2 चीजें पता हो गया, संदर्भ लिख लोगे। दूसरा नंबर में देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखो, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतने शब्द के नीचे हमें एक पाई खींच दिया गया, एक लाइन खींचा गया है, एक रेखा खींची गई है। इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना है। देखिए जो हमारा समाज होता है, ये नहीं कि एक ही स्वभाव के लोगों में मित्रता होती है। जैसे आप थोड़ा शांत स्वभाव की हो, दूसरा हंसी मजाक वाला है, तो उससे आपका अच्छा पड़ता है। यानी एक गुण आप में नहीं तो उसकी ओर आप आकर्षित हो जाते हो उसकी इसी गुण को देखकर। दूसरा है अच्छा हिसाब बुला लेता है, अच्छा जो है फ्लर्ट कर लेता है, उसके साथ आपकी बनती है, या वो थोड़ा सा जानकार है तब आपको बनती है। यानी विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर लोग आकर्षित होते हैं। इसमें जो राइटर है वो एग्जाम्पल देता है कि जैसे राम धीर और शांत स्वभाव के थे, वहीं लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी बनती थी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखिए, इतना तो हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, एक क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्ति समाज में एक दूसरे की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। ये पूरी लाइन ही इसकी क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इसी में से मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका दे देता है, ये देता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में देता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे बच्चा आपको एक पद्यांश देगा और इसके नीचे भी टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का मिलेगा। संदर्भ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंड पाठ एंड इसके कवि या कवित्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाठ है
इस पाठ कौन सा है? ये सूर का मतलब है कि इसके कवि सूरदास जी। इसके कवि कौन है? सूरदास जी। पहले के जो कवि होते थे अपनी रचनाओं में अपने नाम को डाल देते थे ताकि लोग हमारी रचनाओं को चुरा न लें, और यही चीज आज के समय भोजपुरी में है। भोजपुरी गाना किसी का भी सुन लोगे ना तो उसमें जो गायक है उसका नाम आ जाता है, जो उसका डायरेक्टर है उसका नाम आ जाएगा, जो राइटर है उसका भी नाम आ जाता है। ठीक है, उसी गाना में ही लोग सेट कर देते हैं। पाठ जो होगा सूरदास जी आप पे जो लिखे हैं पाठ, वो पद नामक शीर्षक लिखे हुए हैं, पद शीर्षक से, और ये सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन देता है कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, मधुकर का शब्द तो जाहिर सी बात है कि भौरा है। क्या है? भौरा। लेकिन यहाँ पर गोपिकाएं जो होती हैं जो है गोपिकाएं उद्धव के लिए भौरा का उपयोग करती है। जिस तरह से भौरा मंडराते मंडराते चला आता है उसी तरह से आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा खींचेगी, इसकी व्याख्या करना है। यहाँ पे जब मैं शुरू से आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से आप लिख पाओ। निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए, जो उद्धव जी होते हैं श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़कर ब्रज चले जाते हैं तो जो है गोपिकाएं काफी ज्यादा व्याकुल होती हैं, उनकी बिना बेचैन रहती हैं। तो जब उद्धव जी इसी का फायदा उठाने के लिए गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करने के लिए कहते हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। मतलब आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाए सहदे बूझती साच न हंसी। ठीक है, मैं आपसे कोई हंसी और मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है भौरा, आप मुझे सब कुछ सही सही बता दो, मैं आपसे हंसी और मजाक नहीं कर रही। कौ है जनक, उसके पिता कौन है? कौ है जननी, उनकी माता कौन है? कौ नारी, उसकी पत्नी कौन है? की दासी, उनके दासी कौन है? कैसी वर्ण वेश है, जिस निर्गुण की बात कर रहे हो उसकी वेशभूषा कैसी है? की ही रस में अभिलाषी, और वो किस रस का अभिलाषी है? जैसे श्री कृष्ण जी श्रृंगार रस के अभिलाषी थे। ठीक है, हर एक लोग अलग अलग रस के अभिलाषी होते हैं, तो वो किस रस का पान करने वाला है? क्या वो लोगों की भावनाओं को समझने वाला है, एक दूसरे से प्रेम करने वाला है? ये पूछती हैं गोपिकाएं, भी काफी चतुर होती हैं। तो इतना आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, अगर ये नहीं आता एग्जाम में तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसलिए अथवा देता है, इसमें एक देगा या तो आपको इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे कि अतुलनीय जिनकी प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर। इसमें भी आपको है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ के लिए आपको पता होना चाहिए पाठ एंड इसके जो है पोएट यानी कवि। तो ये जो पाठ है बच्चा, ये स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम। और इसके जो कवि हैं, पोएट हैं, वो आपके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से यहां तक आपको शब्दों की व्याख्या करना है, यानी कि अगणित बार सुन चुका है नभ, यानी कि ये जो नभ है आकाश है, ये अनगिनत बार सुन चुका है जिनकी विजय घोष रणगर्जन, जिनकी विजय का घोष हर समय हुआ है। ऐसे आपको लिखना है इसके बारे में पूरा। अब इसके बाद तीसरा देता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें भारत देश के महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन देता है बच्चा कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 3 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिससे यहाँ पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वागमस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। यहीं से ही संस्कृत और संस्कृत भाषा का जो प्रकाश है सभी जगह पे फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यहाँ पर मुगल युवराज दारासिको आए और भारतीय दर्शन शास्त्रों का काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया। सत्यसाम ज्ञान तब प्रभावित, ये इनकी ज्ञानों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए
यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में करिता। और ये इसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में कर दी कि हमारे फारसी लोग भी इतने अच्छी चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, ये जो पाठ है बच्चा, संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो ये है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद ये तो ये देता है कि इसका अथवा देता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 23 का अथवा आ जाता है। इसमें है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रहने वाली है और हमें ये संकेत देती है कि अपनी जिंदगी में हमेशा उन्नति की ओर बढ़ो। और यहाँ पे कि मानव जीवनम संस्कृतुम यसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। ये है मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति च प्रोपनति, नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, ये किसी भी तरह का हठ नहीं करती है। यत युक्ति युक्तम, जो भी हो जैसे भी हो, कल्याणकारी च तदत्त सहतम गृहतम भवति। अगर वो मनुष्य के कल्याण के लिए है तो बिना किसी हट के ये क्या करती है, उसे ग्रहण कर लेती है। एतस्या गतिशीलता रहस्यम, इसके गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से, मानव जीवन का शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन का कल्याण इसमें निहित है। तद यथा सतस्य प्रतिष्ठा, ये हमें ये सिखाती है सत्य बोलो, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करो। और यहाँ पर है कि विचार, और देखो यहाँ पे सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती, आचार्य दृढ़ता चेती। ठीक है, यही हमारे संस्कृति का नियम है। ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी और भारतीय संस्कृति नामक पाठ में दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन सा पाठ वाराणसी का है कौन सा भारतीय संस्कृति का है। तो ये देखो, ये वाला भारतीय संस्कृति का, वो वाला वाराणसी का था। तो आपका ये हो गया। संदर्भ लिखने के लिए इसके शीर्षक का पता होना जरूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन देता है पद्यांश का उत्तर लिखने के लिए। इसमें 2 पद्यांश देते हैं, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको हिंदी में अनुवाद करने के 3 और संदर्भ लिखने के 2, टोटल यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ये दे रखा है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, यानी जिसके उत्तर में समुद्र है और जिसके दक्षिण में हिमालय है, वर्ष तद भारतम, वो भारत वर्ष है। और यहाँ पे रहने वाले लोग जो इसके संतान हैं वो भारतीय है। ठीक है, तो ये जो पाठ है बच्चा, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ही लिया गया है। किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ही लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अथवा अगर ये नहीं आता, किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर इंसान प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचती, और क्या त्याग कर व्यक्ति सोच नहीं करता, चिंता नहीं करता है। किम नु हित्वार्थान भवति, और क्या चीज का त्याग कर इंसान लोगों का प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर इंसान सुखी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। ये 3 नंबर का पूछा जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। हर एक जिले में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और वो चीजें तैयार कर चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 का क कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर है, रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे जो पहला दे रखा है बच्चा, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का लिखिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, जो आपको आता है उसको आप लिख लेना। इसके बाद इसमें ख देता है, ये तो आपका लेखक परिचय होता है, ये कवियों का परिचय होता है। देखिए, दिए गए कवियों से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड प्रमुख रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पे तुलसीदास का लिख सकते हो, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिख सकते हो, बिहारी लाल का लिख सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ
कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है, आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना है। एक तैयार कर लेना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और एक बंधन मरणम वापी जो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। इन दोनों को तैयार कर लोगे तो एक आएगा, एक आप लिख दोगे। ठीक है, अब इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, अपने विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में माता पिता को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। ये एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप 4 नंबर में इसे भी कर सकते हो कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, 2 ही का देना। जैसे यहाँ पे ज्ञानम कुत्र संभोति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभोति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वत्र। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूल क्या है? ठीक है, यहाँ पे कुत्र मरणम मंगलम भवति, जो आसान लगता है उसे कर दो, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, वाराणसी जो मरता है वो मंगल होता है उसका। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध देशभक्त च क्रांतिकारी आसित। 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 7 अंक इसके मिलेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना। आतंकवाद का कारण एवं निवारण पे आप निबंध लिख सकते हो, वृक्षारोपण पे लिख सकते हो, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, किसी पर भी लिख सकते हो, नारी सशक्तिकरण पे लिख दोगे। ये 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम उसे पूछ लेना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।